नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे जो निश्चित तौर पर आपके लिए एक समस्या बनी होगी, जिनका रिजल्ट हुआ है या जिनका नहीं हुआ है, दोनों लोगों के लिए। एक एक करके पहले तो हम पॉइंट रखते हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें एक तो ये है कि 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का जो आयोग ने आपको कंप्लेन या कह सकते हैं ईमेल वगैरह भेजने का जो समय दिया था, उसकी स्थिति क्या है अभी और कितना जुझारूपन अभी दिख रहा है उसमें। दूसरा जो है, 9 अक्टूबर को यूपीएचएससी 51 के अंतर्गत जो पहली हियरिंग 25 सितंबर को हुई थी, उसकी दूसरी हियरिंग 9 अक्टूबर को होने वाली है। उसकी क्या स्थिति है या क्या हो सकता है, साक्ष्य वगैरह क्या है। और एक जो है बहुत बड़ी ये समस्या है, तीसरी जो है कि ज़्यादा मुश्किल क्या है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना या यूट्यूब की नकारात्मकता से बचे रहना। क्योंकि इसके पीछे भी हम कुछ तर्क और कुछ तथ्य रखेंगे जिससे कि थोड़ी बात आपको समझ में आएगी। और एक, वैसे तो इस पे बात करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग आखिरी में थोड़ा सा करेंगे कि क्या पूरा जो है ये नोटिफिकेशन रद्द होगा, फिर एग्ज़ाम होगी, धरने हो रहे हैं ईटीसी, इन सब का क्या लॉजिक और क्या रिजल्ट तक ये जा सकता है। एक एक करके बात करेंगे। लेकिन क्या होता है कि इन सब बातों को शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो मैं, अगर किसी को गलत ठहराना होगा कि इन सब के पीछे सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है, तो देखिए वैसे तो कई लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इसमें मैं आयोग को मानूंगा। और इसका कई सारे कारण हैं। एक तो लेत लतीफ़ जो है, ये बीमारी जैसा आयोग ने पाल रखा है कि एक तो फॉर्म 2022 में भरवाएं, उसके बाद 23 में ये हुआ कि आयोग नहीं है, नया आयोग बनेगा, बहुत बेहतर काम करेगा, परफॉर्मेंस रहेगी। 23 में ये आयोग बना और फिर इसकी प्रक्रिया करते करते टाल मटोल, इधर पीजीटी का जो है 4 बार पोस्टपोन कर दिया, एग्ज़ाम यूपीएचएससी का अप्रैल में कराया 16-17 में, और रिजल्ट देते देते ये सितंबर ला दिए, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। तो आयोग ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब की है। इसलिए किसी भी तरह की कोई बातचीत चलती है तो काफ़ी हद तक लोग उसे सही मानने लगते हैं और कह सकते हैं कि आयोग की जो छवि है वो लगातार खराब किया, सुधार नहीं किया है। तो इसलिए जिनके रिजल्ट हुए हैं वो भी इस नकारात्मकता में फंस जाते हैं। एक एक करके अब हम तथ्यों पे आते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले तो 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में जो आयोग ने आपको अनुमति दी है कि आप इस बीच में आप लिखित तौर पे या फिर ईमेल के थ्रू अपने जो भी कंप्लेन डाउट हैं वो आप कर सकते हैं, फिर आयोग उनका निस्तारण करेगा। इसका संबंध सीधे सीधे इस बात पे था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ओएमआर साक्ष्य है कि उनका कटअप से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है और ठीक ठाक आ रहे हैं। इसी बात को लेकर 25 सितंबर को हाई कोर्ट का भी हुआ था जजमेंट, उसको अभी हम लास्ट में ऐड करेंगे। इन सभी तथ्यों को लेकर के जो इंटरव्यू 25 से होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया, आपको ईमेल का मौका मिला। अब जो है इसमें जो गतिविधि रही है वो हम एक एक करके समझते हैं कि देखिए, एक तो एक दिन का हम आंकड़ा लेते हैं। जब आयोग लोग गए थे उस समय, जब ये कंप्लेन वाली बात चल रही थी, तो लगभग 60 से 70 व्यक्ति एक दिन में गए थे और यह प्रक्रिया लगभग लगभग 4 दिन तक चली थी। एक दिन कम कैंडिडेट गए थे, यानी कि मोटा मोटी कैंडिडेट से बात करने पे मुझे ये पता चला कि लगभग 200-250 कैंडिडेट वहाँ पर गए थे अपनी बात रखने। हम 200-250 नहीं, लगभग 300 मानते हैं कि इतने कैंडिडेट होंगे, कुछ जा नहीं पाए होंगे। ईमेल के थ्रू उन्हें मौका मिलेगा तो वो ज़रूर करेंगे। अब रही बात ईमेल और लिखित भेजने की बात है, तो देखिए जैसे मेरे पास कई सारे कैंडिडेट ऐसे जुड़े थे कॉल के थ्रू या ऐसे, मैं उन्हें खुद फ़ोन करके पूछा कि आपने कंप्लेन किया या नहीं, तो उनका ये कहना है कि मतलब कई सारे मिला जुला प्रतिक्रिया आया। जैसे एक आदमी ने कहा कि सर मेरे ओएमआर में एक मिस्टेक था, पता नहीं आयोग मानेगा या नहीं मानेगा, रोल नंबर में मिस्टेक है, सीटी कोड में मिस्टेक है। किसी ने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ही मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो पता नहीं आंसर की, रिवाइज आंसर की से क्या होगा या नहीं होगा। यानी
एक अच्छी संख्या है जो अभी तक ईमेल नहीं भेजी है, जो उस तरह के फ़ोन कॉल या दावे में थी। मेरा मानना है कि अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है तो आप इसको ज़रूर भेजिए। अगर नहीं है तो देखिए ये संख्या बहुत कम हो रही है, मतलब जो कंप्लेन भेजने की, जिसका अंदाज़ा हम मान रहे थे कि करीबन 200, 250, 300 ऐसे हो जाए तो आयोग ज़रूर मानेगा, लेकिन ये स्थिति रही कम कंप्लेन करने की, तो ये संख्या क्या पता 50 से कम या 20 से कम ऐसे या 100 तक चली जाए। तो अब देखिए ये जो संख्या है इसमें भी अभी स्क्रूटनी कुछ कर सकता है आयोग। जैसे कि उन्होंने दिखाया एक कैंडिडेट को पर्सनली बातचीत करके कि देखिए हमारा यहाँ पर ये नोटिस लिखा हुआ है कि OMR में मिस्टेक होगा तो हम नहीं मानेंगे, ETC ऐसे कुछ करके। तो OMR में मिस्टेक से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं उनकी बात आयोग मानता है या नहीं मानता है, एक पक्ष ये है। यानी अगर वो नहीं मानता है तो ये बच्चे उस कंप्लेन लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि कुछ कैंडिडेट जिनके 1-2 क्वेश्चन अधिक हैं तो आयोग ऐसा अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है कि ये आंसर चेंज होने की वजह से हुआ है और ये रिवाइज्ड आंसर की हम रिजल्ट के साथ देंगे। अगर आयोग ऐसा करता है तो देखिए इस पर ऐसा नहीं कि कोर्ट तुरंत आदेश देगा कि नहीं आज ही आप इशू करो फिर रिजल्ट देना ETC, क्योंकि ये पहले हो चुका है PCS वाले मैटर में। तो मुझे लग रहा है कि अगर आयोग ने ये बात रखी तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं सुना जाएगा। और अगर ये संख्या बहुत कम रही तो थोड़ा सा समस्या वाली बात होगी कि उनको कितने लोगों को कंसीडर करता है आयोग, करता है या नहीं करता है। दूसरी जो बात हम लोग बात करने वाले हैं कि 9 अक्टूबर को जो हियरिंग है कोर्ट का, क्या उससे कुछ होना है या नहीं होना है। दो बातें, पहले तो 25 को देखते हैं कि 25 को जो है कैंडिडेट गए थे, उनका पूरा जो सुनवाई वगैरह हुई। हियरिंग जल्दी होती है फर्स्ट हियरिंग, आप जानते होंगे इस बात को। तो फर्स्ट हियरिंग में दो बातें निकल करके आई। एक तो ये है कि आयोग ने कैंडिडेट से कहा कि आप अपने साक्ष्य जो है कोर्ट पे जमा कर दीजिए और इसकी सेकेंड हियरिंग 9 को होगी। दूसरा, आयोग को किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं कहा कि जब तक डिक्लेरेशन यानी कि निर्णय नहीं आ जाता हाई कोर्ट का तब तक आप जो है इंटरव्यू नहीं करा सकते, ऐसी कोई बात नहीं कही। बल्कि एक इनडायरेक्टली संकेत था कि आप उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अंतिम रिजल्ट में आप लिख सकते हैं कि यह परिणाम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत है, यदि आदेश के थ्रू कुछ बदलाव होता है तो ये परिणाम भी बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर पड़े तो इसके लिए और भी कुछ साक्ष्य होने की ज़रूरत है। एक और है यूट्यूब को लेकर और एक जो है एक रद्द धरना, इन सब को लेकर। पहले तो इसको देख लेते क्योंकि ये समस्या बड़ी हो गई है। दो बातों को लेके आते हैं, एक तो पहले धरना पे आते हैं फिर रद्द पे आएंगे। तो देखिए धरना एक आज था, आज 2 अक्टूबर था और आयोग का कोई भी कह सकते हैं जो रिस्पेक्टेड जो कह सकते हैं वहाँ पर ऑफिसर हैं वो उनमें से कोई भी नहीं आए थे। एम्प्लॉय जो रेगुलर वर्क के लिए हैं वो लोग आए थे और इस तरह का कोई बड़ा धरना नहीं आया है। अगर आया है तो आप सोशल मीडिया पे आप उसको ज़रूर डालिए, मैं खुद प्रमोट करूँगा जिस तरह से हो सकता है। एक दूसरा धरना का डेट 7 को रखा गया है और वो धरना आप जानते हैं कि सीधे सीधे आयोग के खिलाफ ना होकर के सरकार के खिलाफ माना जाएगा। कारण इसका ये है कि अभी आयोग के अध्यक्ष नहीं हैं और जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो जो भी वर्क करते हैं वो सरकार के आदेशानुसार करते हैं। यानी यदि उन्हें आदेश मिलता है कि आप इंटरव्यू डेट इशू कर दीजिए तो वो इशू कर सकते हैं, या और भी कुछ चीज़ें अगर उनको आदेश मिलता है तो वो करेंगे। यानी कि यदि आप आयोग के खिलाफ कोई बात रखते हैं तो उसकी सुनवाई सीधे सरकार करेगी क्योंकि वहाँ पर अध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं। एक दो तर्क और पता चला है कैंडिडेट के थ्रू, जैसे मान लीजिए GIC के डेट आ गए हैं और इस बीच में यदि 7, 8, 6, 7 या 4 को एक मीटिंग है, उस मीटिंग में इंटरव्यू का डेट डिक्लेयर हो जाता है तो कैंडिडेट बहुत सारे बट जाएंगे, जिसमें कुछ लोग इंटरव्यू के लिए, कुछ जो है GIC के लिए, ETC इन सभी में
हाँ जीआईसी के लिए, उसमें जो है ये बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि कितने कैंडिडेट जाते हैं नहीं जाते हैं, थोड़ा सा मतलब प्रश्न चिन्ह तो रहेगा ही, लेकिन उससे बड़ा जो बात है उसको आप समझिए कि किसी भी धरने के पीछे एक लॉजिक होता है और मजबूत लॉजिक होता है, जिस पे तय रहता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। ऐसे लॉजिक सिर्फ आपके पास होना नहीं चाहिए, आप वो स्प्रीड भी होना चाहिए बच्चों के पास, जितने भी इससे रिलेटेड लोग हैं जो वहाँ हैं नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग फिजिकली पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इस तरह का कोई प्रमाण नहीं आया है जिसे लोग बार बार उसको बता सके कि हाँ यहाँ पर आयोग या सरकार गलत थी और ऐसा होना चाहिए। रद्द पे आते हैं, इसी का एक पार्ट है कि पूरी वैकेंसी रद्द होगी। ऐसे मतलब मैंने कहा कि देख लेते हैं, मैंने 2-3 लोगों से बात ऐसे किया जो लोग यूट्यूब पे भी अपने वीडियो डाले हैं या एक आध कैंडिडेट कमेंट वगैरह किसी दूसरे यूट्यूब पे किए हैं। तो मैंने पूछा कि मान लेते हैं कि रद्द होगा, लेकिन क्यों रद्द होगा, मैं चाहता हूं कि मैं सबको बताऊं कि इस वजह से रद्द होगा। तो उन्होंने कहा कि सब कह रहे हैं कि सर रद्द होगा। अब ये कोई लॉजिक नहीं है कि सब कह रहे हैं इसलिए रद्द होगा। रद्द आप उन बिंदु को रखिए कि इन कारण से आयोग या यह पूरी परीक्षा प्रक्रिया गलत रही है, इसलिए रद्द होना चाहिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि निश्चित तौर पे अगर इस तरह के कुछ प्रूफ रहे तो मैं ज़रूर उसे प्रमोट करूंगा। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं है, मान लीजिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, भीड़ भी उस तरह की नहीं है, सरकार पक्ष में नहीं है, आयोग पक्ष में नहीं है, ऐसे में आप समय अपना ना वेस्ट कीजिएगा। अगर आपको लग जाए तो, अगर लग रहा है कि कुछ चेंज होगा तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए। नहीं होता है तो देखिए आप आगे की जो भी वैकेंसियां हैं आप वहाँ समय दीजिए, जिससे कि कुछ सकारात्मक परिणाम मिले। एक और बात हम इस पे लेते हैं। देखिए एक तो सरकार पे भी लोग क्लेम, मतलब एक बहाना या क्लेम ले रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि 2027 तक जाए, चुनाव है। देखिए वो भीड़ के पक्ष में किया जाता है, जो कि पीजीटी में था। पीजीटी में भीड़ अच्छी थी, उसकी एग्ज़ाम फिर होंगे, इंटरव्यू होंगे, तो वो चला जाएगा उस डेट तक, या हो सकता है कि 6 महीने पहले तक चला जाए। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर संख्या भी कम है यूपीएचएससी में। दूसरी बात यह है कि 2027 तक लाने के लिए ऑलरेडी जीडीसी की वैकेंसी आ गई है, जिसमें 1253 के आसपास जो है ये पोस्ट हैं। तो और यहाँ पर एक धब्बा भी है कि ये आयोग एक भी एग्ज़ाम फाइनल नहीं करा पाया। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार किसे करना ज़्यादा पसंद करेगी। यहाँ पर भी जो तर्क है वो यही कहता है कि ये इंटरव्यू होंगे। अब आते हैं हम यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे क्या इंटरव्यू की तैयारी करना ज़्यादा मुश्किल है या इंटरव्यू पे चल रही नकारात्मकता का सामना करना ज़्यादा मुश्किल है। इसमें दो तरह से, एक तो देखिए आप खुद समझदार हैं, आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं या जिन्हें हो सकता है आयोग परमिशन दे वो इंटरव्यू दे सकते हैं, उनमें सभी की मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट है या जेआरएफ पीएचडी, इस तरह से आप हैं। करीबन 5% कैंडिडेट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। ऐसे में आप 2-3 पक्ष को आप समझिएगा। सबसे पहले तो यूट्यूब के कुछ रूल्स को समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वाले पर्सन हुए, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं बस यूट्यूब की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि वो ऐसे माहौल में आते हैं नए चैनल लेकर के और कोई भी उटपटांग बात बोल करके जो बिना तथ्य आधारित हो, और बहुत जल्दी 4000 घंटे और जो हमारा अदर क्राइटेरिया है उन सभी को फुलफिल कर लेते हैं, जिसके थ्रू जल्दी मोनेटाइज वगैरह हो जाता है। दूसरी बात है कि इस पर आप जानते हैं एजुकेशनल वीडियो पे पेमेंट वगैरह जल्दी मिलते हैं, यानी कि 1500 व्यू के आसपास $1 मिल जाते हैं। तो अगर कोई रोज़ या एक दिन गैप करके ऐसे वीडियो डालता है, ऐड वगैरह उसने ऑन कर रखा है, तब भी 1000-1500 एक इनकम के तौर पे है। आप किसी की भी बात सुनिए, लेकिन उसके पीछे एक तर्क देखिए कि वो तर्क क्या है, उनके कहने के पीछे हाँ और ना। क्योंकि सेम व्यक्ति के 2-3 वीडियो है, किसी में उन्होंने कहा है कि ये परीक्षा रद्द होने के करीब है और किसी में कहा है कि हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़िए।
ये दोनों विरोधाभास है, तो दोनों अलग अलग तरह के व्यूअर हैं और दोनों लोग देख रहे हैं, कहीं पर वो और कहीं पर वो। आपको अपने अनुसार अपने तर्क का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को एनालाइज करना है कि आखिर ये होगा क्या और किस तरह से होगा। मान लीजिए कि किसी तरह से थोड़ा सा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद इंटरव्यू होता है, 30 दिन बाद होता है, तो क्या ये भूचाल जैसी स्थिति नहीं है कि आप जो है बहुत बड़ा गलती हो गया आयोग से और ऐसा ETC आप ऐसा जोड़ें, क्योंकि इंटरव्यू में ऑलरेडी अच्छे समय लगते हैं। आपको पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन करना है, 3 डेमो प्रिपेयर करना है, एक यूनिट बेहतर तरीके से करनी है, आपको अपने रिसर्च टॉपिक देखना है, गैप है तो उस पर कुछ वर्क करना है, या आप जॉब में हैं तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो आप क्रिएट करेंगे। जो आपका इंट्रो है उसमें 10 तरह के प्रश्न क्रिएट होंगे। तो इन सभी पे काम करने का आपको वक्त चाहिए, और अगर आप 10 दिन पहले से ही शुरू करते हैं तो या तो वो अच्छे से तैयार नहीं होगा या तो कुछ पक्ष आपका छूट जाएगा। मेरा मानना है कि आप जितने भी तरह की इस तरह की नेगेटिविटी है, अगर आप उनसे दूर रख के और इस पे काम करते हैं तो निश्चित तौर पे इसका फायदा मिलेगा। और जहां पर भी आप सुने कि कैंसिल हो रहा है, रद्द हो रहा है, आप उनसे प्रश्न पूछकर आप ऐसा कह सकते हैं कि आखिर क्यों। आप देखिए उसके बाद क्या उत्तर आएगा। हो सकता है कि वो कहें कि इंटरनली खबर मिला है, आप देखिएगा ऐसा ही होगा। ये सब तर्क नहीं है, ये बस दिल की इच्छा है। दरअसल ऐसा होने के पीछे एक और कारण है कि देखिए, जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं वो उसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और इससे भारी संख्या में जो फेल हुए कैंडिडेट हैं उसमें भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। और जो कैंडिडेट फेल हुए हैं उसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2-3 साल से अच्छी मेहनत किए हैं, या 6 महीने 1 साल से तो ठीक ठाक किए हैं, और फिर भी किसी कारणवश इसमें रिजल्ट नहीं आया है। तो निश्चित तौर पे दुखद बात है उनके लिए। जिनका हुआ है, अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा धांधली हुआ 100%। ये लाइन अपने आप में गलत है, क्योंकि हम सभी को नहीं जानते। कम से कम मैं या आप 5-10 लोग को जानते हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ इस पेपर को निकाले हैं, और उनसे 1-8 लाख भी मांगा जाए तो वो देने की अभी स्थिति में नहीं है। अगर पूरा कहें तो फिर उन पर भी ब्लेम लगेगा कि उन्होंने जो है पैसे देकर वो एग्ज़ाम पास किया, जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ आप इस्तेमाल करें तो ठीक है, और वो भी हमारे पास प्रूफ नहीं है। आप बस ऐसा कह सकते हैं अगर आपके पास कुछ इस तरह के साक्ष्य हो तो। आयोग पर इस तरह के लगातार कह सकते हैं कि आरोप लगे हैं, इसलिए जो लोग भी इंटरव्यू देने वाले हैं या जिन्हें मौका मिलने वाला है वो आशंकित हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी 1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, 1.5 से 2 महीने में सभी का आना स्टार्ट जब हो जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद आप फिर से 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 2025 पे लौट नहीं पाएंगे। और ये एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आ जाता तब तक फाइट जारी रहेगी, क्योंकि मैं पहले भी कहा हूं कि 3 कैंडिडेट को एक सीट पर बुलाया गया है। इसका मतलब है कि आप में से ही कुछ लोग 2 फेल होना तय है, और आप में से ही किसी एक का पास होना हो पाएगा, बाकी 2 लोग फेल होंगे। और वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा। एक आध लोग होंगे जो बहुत कम मात्रा है वो, जिनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं, इंटरव्यू में खराब मार्क्स पाकर भी पास हो जाएंगे। ज़्यादातर कटअप से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के इर्द गिर्द हैं, वो इंटरव्यू से ही डिसाइड होंगे, क्योंकि 5-10 नंबर, 8-6 से 10 नंबर वेरी करना ये बहुत सामान्य बात होता है इंटरव्यू में, क्योंकि 12 से 27 के बीच में किसी को कहीं पर भी मार्क्स मिल सकते हैं। 1-8 पर्सन हो सकता है किसी खास सब्जेक्ट में जो बहुत अच्छे मेहनत करे तो ना हो पाए, लेकिन देखिए इंटरव्यू का मौका सबको नहीं मिलता है। अगर आपको मिला है तो आप इसका पूरा अनुभव लें और फुल एफर्ट दें। कुछ और अगर आपको लग रहा होगा कि इस बिंदु से जो है आप आशंकित हैं, या ये बात नहीं हुई है, या किसी मेरी बात से आपको बुरा लगा हो, तो आप चाहे तो बात कर सकते हैं या कुछ तर्क दे सकते हैं कि यहाँ पर ये मैं गलत हूँ।
और मैं फिर कहता हूँ कि जिनके पास भी अच्छे प्रूफ और तर्क हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का।